हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन में दोस्तों जो हम आज आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक छोटी छोटी बातें करेंगे सबसे पहले, और एक वीडियो और आएगा जिसमें हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन में इसका दो पार्ट है, मेंसुरेशन का दो पार्ट है। तो आइए तो मेंसुरेशन इसके दो पार्ट हैं, एक 2D और एक होता है इसका 3D। 2D कौन है और 3D कौन है? 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। जिसमें लंबाई चौड़ाई होगा ये हो गया आपका 2D, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होगा वो होगा 3D। मतलब कि अगर हम बात करें आपसे कि भैया 2D में कौन कौन आएगा, तो आपके सारे तरह के चतुर्भुज आ जाएंगे, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हैं आपके त्रिभुज आ जाएंगे। तो चतुर्भुज और त्रिभुज, जितने भी प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है और वृत्त के बारे में पढ़ना है या अर्धवृत्त के बारे में पढ़ना है, ये सारे आपके 2D में हो जाएंगे। जबकि अगर 3D में चलेंगे तो आपके पास बेलन हो जाएगा, आपके पास शंकु के बारे में पढ़ना होगा, इसमें आयतन भी निकालना रहता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता रहेगा। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल और परिमाप का चर्चा होगा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछेगा, आयतन भी पूछेगा, ठीक है। तो देखिए बेलन आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, आपका गोला आ जाएगा, फिर अर्धगोला आ जाएगा दोस्तों, ये अर्धगोला भी आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो छिन्नक, चलिए छिन्नक भी आ जाएगा। उसके बाद आपको घन आ जाएगा, चलो घन आ गया। इसमें घनाभ आ जाएगा, घनाभ। ये घनाभ भी इसी में आ जाएगा। तो यानी कि 3D जो फिगर है, 3D में आपको पढ़ना है गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, छिन्नक के बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, ये सारे 3D हो जाएंगे। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की चर्चा होगी, इसमें आयतन पूछेगा। लेकिन आपको कहीं चतुर्भुज में, त्रिभुज में और वृत्त में इसमें आयतन नहीं होगा, इसका क्षेत्रफल पूछेगा, परिमाप पूछेगा। तो सबसे पहले हम ये 2D पार्ट को खत्म करते हैं, उसके बाद 3D पार्ट को। आइए 2D में हम आपको एकदम बेसिक से समझाते हैं, एक बच्चे की तरह आप आसानी से सीख पाओगे जैसे बच्चा सीखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आयत के बारे में। आयत यानी रेक्टेंगल। आयत है क्या? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यहां पर चारों भुजा नहीं कहा जा रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यह आयत होता है। इसका प्रत्येक कोण जो होता है ना दोस्तों, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का ही होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर, ये दोनों लंबाई है, जबकि ये और ये चौड़ाई इसको बोला जाता है। और आपको ये बात पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, इसका एरिया जो होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हो गया। दोस्तों एक बात जान लो, यहां से अगर यहां इसको मिला देते हैं तो ये होता है विकर्ण, ये विकर्ण होता है, या ऐसे भी मिला दीजिए तो विकर्ण। एक विकर्ण इस आयत को दो बराबर भाग में बांट देगा। ध्यान दें, जैसे मैं अगर बात करूं आपसे कि इस कोना से लेकर इस कोना को मिला दिया, ये आयत दो बराबर पार्ट में बट गया। ये पहला पार्ट मान लो और ये दूसरा पार्ट, ये त्रिभुज एक बन के आया और यह एक समकोण त्रिभुज बन के आया इसमें। अब लो, ये त्रिभुज अगर आपको कभी केवल ये वाला पता है और ये पता है और ये पता है, तो भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि ये पता
तो ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के किसी दो भुजा के बारे में अगर आपको पता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, ध्यान दें, ये यहां पर आइए, कोई भी त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर दो भुजा पता है, अगर ये मान लो 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाता है 5, ये 5 हो जाता है। तो उसी तरह अगर ये हमको नहीं पता हो, ध्यान दीजिए, अगर ये हमको नहीं पता, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये पता हो जाएगा। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि ये 5 है, ये 4 है, तो ये हमको पता चल जाएगा 3, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। ये एक त्रिभुज बना जिसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गया। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो गया। अब लंबाई भी पता, चौड़ाई भी पता, गुना कर दो, 4 × 12, अगर सेंटीमीटर में है तो 12 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे इसका क्षेत्रफल। तो ये आयत के बारे में जान लीजिए। दूसरा, अब कोई भी चतुर्भुज होता ना दोस्तों, तो भी एक चीज काम करता, वो कौन सा काम करता देख लो। आपको पता है किसी भी त्रिभुज का एरिया, अगर कोई त्रिभुज आपको नहीं पता है, अगर मान लो कि ये 12 है, ये 8 है, ये 6 है, तो इसका एरिया अगर आपको निकालना है इस त्रिभुज का, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका अर्ध परिमाप निकालो। अर्ध परिमाप यानी इन तीनों को जोड़कर 2 से भाग, परिमाप का आधा। कोई भी आकृति के सभी भुजा के लंबाई का योग, यानी उसका जो घेरा है उसको जोड़ देंगे ना, तो परिमाप होता है। और अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है। 12 8 20 6 26, 26 को 2 से भाग दे दिया, ये 13। अब इस त्रिभुज की एरिया अगर निकालनी है तो आपको लगा देना है यहां पर √s, यहां लिखना है s - a, s - b और फिर s - c, ऐसे लिखना है, s - c, ऐसा रहेगा रूट के अंदर। तो ये किसी भी त्रिभुज के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूला से इसकी एरिया निकाले, हालांकि यहां तो समकोण त्रिभुज का नियम लग जाएगा, लेकिन यह भी लगेगा। अगर ये वाला एरिया हम निकाल लेते हैं तो इसी का फिर दुगना कर देंगे, एरिया निकाल के दुगना कर देंगे तो इधर वाला भी हो गया, यानी हो गया इस आयत का क्षेत्रफल। तो ये काम किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में क्या समझना है, ये देखिए जरा। नीचे आपका वर्ग, वर्ग में क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है। वर्ग के चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण यानी ये कोण भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए, आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। इसमें तो क्षेत्रफल और परिमाप पूछेगा मेंसुरेशन में, जबकि ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं तो एंगल और लाइन के बारे में पूछा जाता है। तो एक चीज आपको ये जानना है, बेसिक चीजें हैं, हालांकि ज्योमेट्री की वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूं। तो ये प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री है वर्ग में, और ये होता है इसका विकर्ण। अब एक विकर्ण 2 भाग में इसको भी बांट दिया। इसमें भी क्या होता है कि ये समकोण त्रिभुज ही बनता है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। कैसे? वो इसलिए कि भैया एक कोण तो 90 डिग्री यहां है ना इस त्रिभुज में, तो किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज है। अगर आपको केवल ये बात, अब देखिए इसका क्षेत्रफल, अगर ये लंबाई चौड़ाई पता है तो निकल गया, यानी प्रत्येक भुजा इसको a से डिनोट किया जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा a गुना a यानी कि a²। तो एक तो तरीका ये है कि अगर मान लो इस वर्ग के एक भुजा 6 सेंटीमीटर का है, तो इसका एरिया जो होगा ना दोस्तों, एरिया 6 के स्क्वायर यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, एरिया वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है, जबकि परिमाप होगा तो मीटर में लिखाएगा। अगर आयतन है, आयतन रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये आपका वर्ग है। अब एक बात मैं आपसे बता दूं, ध्यान देना, कि चाहे वो आयत हो, अच्छा ये हट गया है, चलो कोई बात नहीं। अगर ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो इस वर्ग में एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर ही होता है अगर वर्ग है तब। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, पोलियो मार दिया इसको, आइए यहां से
तो चलो, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। अब ज्योमेट्री में विकर्ण के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। ज्योमेट्री में बाकी सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। आगे आइए, इसके और सारे बेसिक चीज पर ध्यान देते हैं। आइए, अगला है हमारा तीसरा, ध्यान दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं बराबर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समानांतर एवं बराबर हो। मतलब इसके बराबर ये वाला समानांतर यानी पैरेलल, ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकता है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकता है। जैसे मान लो इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा देंगे, इस भुजा को भी आगे की ओर बढ़ा देंगे, तो ऐसा कभी नहीं कि एक दूसरे को कहीं जाकर काटेगा, नहीं काटेगा। तो इसके आमने सामने की भुजा समानांतर होगी और एक दूसरे के बराबर भी होगी। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा भी एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ा दीजिए कभी नहीं काट सकती। ये समानांतर चतुर्भुज है। इसमें भी दोस्तों उसी तरीके से, ये देखिए, आपको चाहे तो ऐसे लेके और यहां पर देखिए, अगर इसका आधार और यहां से ऊंचाई पता हो जाएगा तो आप गुना कर दोगे, आधार गुने ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, ये वाला और ये वाला और ये वाला नियम से एक त्रिभुज का एरिया निकाल दिए, इसका दुगना कर देंगे तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। ऐसे ही सवाल सेट होके आएगा। वो चीज इसमें भी लागू होगा। कोई एक विकर्ण इसको दो बराबर भाग में बांट देता है, एक त्रिभुज का एरिया निकला, दूसरा का एरिया निकल गया। या इसके लिए, ये समचतुर्भुज के लिए तो ये भी फॉर्मूला 1/2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अच्छा देखो, अब एक बात आप समझ लो इसके एरिया के लिए, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज। ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक आयत जो है यह भी समानांतर चतुर्भुज है? और क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ग जो है यह भी समानांतर चतुर्भुज है? दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है, आयत भी समानांतर चतुर्भुज है और वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है भैया। आइयो समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा। यह समानांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आ गया। मैं आपसे फिर कहता हूं कि ज्योमेट्री की भी वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाके आपको इसके बारे में बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा, क्योंकि उस लाइन के बारे में और एंगल के बारे में बताया गया है, उसमें भी बेसिक चीजें बताया गया है। यहां भी हम बता रहे हैं। ये आयत, वर्ग और ये देख लो, ये सारे जो है ना चतुर्भुज, ये समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा ही है उसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होनी चाहिए। बताओ क्या इसके आमने सामने की भुजा इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसके आमने सामने की भुजा इक्वल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। जब चारों भुजा इसमें बराबर होता है तो आमने सामने होगा, बराबर होगा। ये सब समानांतर चतुर्भुज में आ गया। अब देखो यहां समचतुर्भुज, रोम्बस, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज। अब इसमें क्या है? इसकी प्रत्येक भुजा ए है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। ये आगे आपको समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर है। देखिए इसको डिलीट करके थोड़ा सा हम बनाते हैं। जैसे मान लो दोस्तों ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है। इसी का कान पकड़ के इसे अगर खींच दें तो कैसा बन जाएगा जानते हैं? वो थोड़ा सा, चलिए मान लो ऐसे बन गया। अभी भी चलो ए ए ए, क्या किया मैंने? इसमें कान पकड़ के थोड़ा ऐसे खींच दिया। जब कान पकड़ के मैंने इसको खींचा तो क्या हो गया? यहां ध्यान देना। आइए, तो ये ही फिगर ऐसा बन गया, लेकिन इसकी चारों साइड तो बराबर है। जब सम चतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चारों भुजा, जिसकी चारों भुजा बराबर है वो सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज में दोस्तों, सम चतुर्भुज रोम्बस नहीं, तो सम चतुर्भुज में आपको आयत नहीं आएगा, आयत नहीं आएगा। सम चतुर्भुज के अंतर्गत आयत नहीं आएगा, आयत नहीं आएगा।
आयत क्यों नहीं आएगा भाई? ये समानांतर चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब चारों साइड बराबर होना चाहिए। सम चतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चारों भुजा। तो चारों भुजा तो बराबर नहीं होगा, इसमें चारों भुजा बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा। तो ये सम चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज के लिए याद रखना अब दो ही फॉर्मूला है। देखो, एक समानांतर के लिए, एक सम के लिए, ठीक है। अब देखो, पहला कंडीशन लो, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में आपका वर्ग भी आ जाएगा। इसी को कान पकड़ के खींच दें तो भले ही फिगर ऐसा हो जाए, लेकिन ये भी सम चतुर्भुज ही है, चारों भुजा बराबर है। तो ठीक है दोस्तों, चलो अब इसके क्षेत्रफल के लिए 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये फार्मूला लग जाएगा। इसका एरिया निकल गया। दूसरा, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज जब होगा तो इसमें आप समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होनी चाहिए, अब बराबर होना चाहिए। तो समानांतर चतुर्भुज में तो देखिए ना, ये वर्गो हो गया, हाँ वर्ग भी आ गया समानांतर चतुर्भुज में। आमने सामने की भुजा समानांतर होनी चाहिए और बराबर होना चाहिए। अब देखिए, ये भी हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। लीजिए, आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा क्या है भैया? बराबर है। लीजिए ना, ये आयत भी हो गया समानांतर चतुर्भुज है। यह देखिए, आयत के कान पकड़ के खींच दिए तो बन गया ऐसे, ये भी हो गया समानांतर चतुर्भुज। और इसका एरिया आधार, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, इसकी एरिया हो गया, इसकी एरिया आधार गुना ऊंचाई। जैसे मान लीजिए आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये नहीं होता है, ये नहीं हुआ ऊंचाई, ये नहीं ऊंचाई हुआ, ये तिरछा हो गया। ये मान लो ऐसे, ये हो गया, ये ऐसे ऊंचाई निकालेंगे। इसका जो टेढ़ा वाला रहेगा इसका निकाल लेंगे। इसके पास, हमारे पास डाटा रहेगा कि हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के नियम से निकालेंगे। तो आपको ये पूरा पता रहना चाहिए, सीधा ऊंचाई पता ना हो चाहिए। गुना कर दिए, इसका एरिया हो गया। ये पता है, ये ऊंचाई सीधा पता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ है तो यहाँ से यहाँ भी तो उतना ही होगा, ए गुने ए, तब ना ए स्क्वायर हो जाता है इसका एरिया, ए स्क्वायर इसका एरिया। और देखो, इसका लंबाई और इसकी ऊंचाई बी होती है, यही ना आधार और गुना ऊंचाई हो जाता है। सीधा ऊंचाई है, इसीलिए एल गुना बी हम कह देते हैं। इस आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी कह देते हैं, ठीक है। तो ये बातें होती है। अब आप सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में वर्ग आ जाएगा, ध्यान देना, लेकिन सम चतुर्भुज में कभी आयत नहीं आएगा, इस बात को ध्यान देना। अब एक हमारा होता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज। अगर आप परिभाषा सीधा सीधा हिंदी में जानते हो ना, तो हो गया सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, हो गया सम चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है, अच्छा, सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और समानांतर होनी चाहिए। समानांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजा समानांतर होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। सम चतुर्भुज माने चारों भुजा बराबर, और समानांतर वाला में केवल आमने सामने की भुजा बराबर, ये बात होती है। और समानांतर तो होना ही है। दूसरा, अब हमारा है समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक जोड़ा आमने सामने वाला समानांतर रहना चाहिए, बाकी दो गो समानांतर नहीं रहना चाहिए। जैसे इसमें ये दो भुजा, इस ए बी सी डी कर दिया। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का कोई एक जोड़ा समानांतर हो, कोई एक जोड़ा, कोई एक पेयर इसका समानांतर होना चाहिए। जैसे ये दोनों साइड एक ऐसा है कि इसको आगे कितना भी बढ़ा देंगे हम इसको, ये कभी एक दूसरे को काटने वाला नहीं। इसको सीधे लेके जाइए तो ये कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, ये सीधा जाएगा, यानी कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, कहीं क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को, यानी इसकी दो भुजा जो है पैरेलल है, यानी समानांतर है। और जबकि ये दो भुजा की अगर बात करें, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे जा रहा है, सीधे बढ़ाएंगे तो आगे कहीं ना कहीं दूर जाके काट देगा, तो ये दो असमानांतर है, दो समानांतर नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। अब दोस्तों समलंब चतुर्भुज के एरिया होता है 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग गुना ऊंचाई।
जैसे समानांतर भुजा ई वाला ए और ई वाला बी बोल दिए और इसकी ऊंचाई पता रहेगी, तो बस 1/2 a + b + h। कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों साइड जोड़ दीजिए, बस हो गया उसका एरिया, सॉरी परिमाप हो गया। आइए हम क्वेश्चन करेंगे तो बाकी सारी चीजें क्लियर होगा। एक बार हम परिचय करवा देते हैं इस वीडियो में। अब हमारे पास है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। समकोण त्रिभुज तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज के ये कर्ण हो गया दोस्तों, ये 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। एक लंब यहाँ तो आधार यहाँ, क्योंकि अगर थीटा यहाँ इस कोण से बात करिएगा तो लंब ये होगा, जबकि इस कोण से बात करिएगा तो लंब बी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया मैंने और ज्योमेट्री में भी। इसमें नियम यह है कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस शर्त को, ये पाइथागोरस का नियम है, इस बात को आपको याद रखना है। कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर ये आपको पता है 5, ये पता है 3, तो ये पता चल जाएगा। वो कैसे चलेगा, तो यहाँ मान रखिए यही कर्ण का वर्ग, तब 5 का वर्ग यहाँ 25 बराबर, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू नहीं पता p², इस b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में से 9 घट गया, इधर 16 हो गया। अब 16 अब बराबर के उधर कौन, तब p²। अब स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा तो 4 आ गया p की वैल्यू, यानी लंब हो गया 4। दूसरा है, आगे समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसका एरिया की अगर हम बात कर दें तो इसकी एरिया होती है 1/2, ये देखिए ई आधार गुना ऊंचाई, यही लंब, यानी 1/2 b गुना p। अच्छा, ये फार्मूला किसी भी त्रिभुज पर लगेगा, लेकिन उसकी सीधी ऊंचाई पता होनी चाहिए। जैसे इसमें भी लग जाएगा, लेकिन ये सीधा ऊंचाई पता रहेगा तब। इसमें लग जाएगा 1/2 आधार ये वाला पूरा, इसका कुछ भी नाम दे दे, अगर x नाम दे दे तो x, ऊंचाई अगर h है तो h, बस इस पर भी लग जाएगा। ऐसा नहीं कि ये फार्मूला केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। किसी भी त्रिभुज का अगर आधार ऊंचाई पता है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगा सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी दो, लेकिन दो को बराबर होना चाहिए। सम माने बराबर, दुई माने दूगो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर है। अब कोई भी ऐसा त्रिभुज दोस्तों जिसकी दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। लीजिए यहां पर लिखा हुआ है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये दो भुजा जहां पर टीका है तीसरी भुजा के दोनों छोर पर दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर, कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण बराबर नहीं, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आइए अब दोस्तों, अब समझिए कि परिमिति, ज्यामितीय आकृति के बाह्य सीमा रेखा की लंबाई परिमिति या पेरीमीटर कही जाती है। मैंने पहले ही कहा कि किसी का परिमाप निकालना है तो इसकी बाहरी जो सीमा है इस सारे साइड को जोड़ दीजिए, बस उसका परिमाप। अगर मान लो ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है, तो इसकी परिमाप सबको जोड़ दो। 4, 6, 10, 8, 18, 7, 25, ये 25। अगर मीटर है तो मीटर में लिख दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, यही परिमाप हो गया। कोई त्रिभुज है दोस्तों, तो त्रिभुज में मान लो एक भुजा 6, एक भुजा 9, एक भुजा 12, तो सब परिमाप इसका कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, 15, 12, 27, ये परिमाप हो गया। जबकि अर्ध परिमाप अगर कहा जाए, सेमी पेरीमीटर कहा जाए, तो इसका आधा कर देना, परिमाप के आधा। ठीक है, हो जाएगा आपका। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको आया समझ में। देखिए अगला हमारा है वृत्त। एक बार हम परिचय करवा दे रहे हैं क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं। वृत्त, किसी वृत्त का चाप, पहले तो ये वृत्त है और वृत्त का चाप क्या होता है। वृत्त की परिमिति वक्र रेखा का एक हिस्सा है, एक खंड का चाप कहलाता है, जैसे एक ये परिधि है और ये परिधि में मान लो यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात कर दे, इसी का एक खंड ले लिया मैंने, क्या किया, इसमें से एक टुकड़ा ले लिया। वृत्त के परिधि का एक टुकड़ा ही इसका चाप होता है दोस्तों। चाप AB हो गया, AB लंबाई है, AB क्या है, ये लंबाई, यहां से यहां इसका कोई दूरी होगा, है ना। अगर मान लो कि ये 5 मीटर ऐसा हो सकता है। और इसी में दोस्तों अगर यहां से और यहां मिला दें, ऐसे कर दें,
तो ये ही वाला पार्ट वृत्त का एक पार्ट है ना, ये कहलाता है जो त्रिज्या से घिरा हुआ है दोस्तों, त्रिज्या से घिरा हुआ है तो त्रिज्य खंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है, त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। और मान लो कि कोई वृत्त है और वृत्त में ऐसे है, ठीक है, तो ये जो एक पार्ट है वृत्त के जीवा जो है, ये जीवा होता है, और जीवा जो पार्ट बांट दिया ये वृत्त खंड कहलाएगा, वृत्त खंड हो गया दोस्तों, ये वृत्त खंड हो गया। ये हो गया वृत्त दो खंड में, एक खंड इधर एक खंड उधर, तो ये वृत्त खंड, दोनों वृत्त खंड ही है। हाँ, अगर इसको कहें तो छोटा वाला वृत्त खंड यानी लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाला का बात करिएगा तो दीर्घ वृत्त खंड कह सकते हैं आप, दीर्घ वृत्त खंड कह सकते हैं, दीर्घ वृत्त खंड कह सकते हैं। इसको छोटा वाला को क्या कह सकते हैं? लघु, और ये वृत्त खंड कह सकते हैं। आज जो त्रिज्या से घिर गया ये त्रिज्य खंड कहलाता है, ठीक है। ये जो कोई पार्ट है, मान लो यहाँ से यहाँ तक हम अगर सी दे दिए तब BC एक चाप हो गया, ठीक है। आइए पूरा घेरा इसका परिधि हो गया। आइए हम इसके बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार हम ये केवल ये बता रहे हैं कि भैया हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए यही वृत्त का त्रिज्य खंड, वृत्त के चाप, उसके केंद्र एवं दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है, जो अभी मैंने समझा दिया कि इस चाप आई दो त्रिज्या से घिरा हुआ एक खंड, यही जो खंड है, ये जो छायांकित भाग, यही छायांकित भाग त्रिज्य खंड हो गया, AOB ऐसे, ठीक है ना, ये त्रिज्य खंड हो गया दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हो चुका है यहाँ तक। हम अगली वीडियो में अब क्या करेंगे, जैसे अब मैं चतुर्भुज लेके चलूँगा कि चतुर्भुज, अब चतुर्भुज पढ़ना है तो डिटेल से चतुर्भुज के सारे चीज़ों को एनालिसिस करूंगा अगली वीडियो में, और उस पर संबंधित प्रश्न करा दूंगा। एक वीडियो लेकर आऊंगा त्रिभुज पर, त्रिभुज को पूरा एनालिसिस कर दूंगा। अभी तो केवल मैंने ये बताया इस वीडियो में कि पढ़ना क्या है, होता कैसे है, क्या क्या है, वो चीज़ें समझा दिया है। त्रिभुज लेके आएंगे, त्रिभुज पूरा खत्म कर देंगे एक वीडियो में, और एक वीडियो में वृत्त को खत्म कर देंगे। 3 वीडियो इसके लगातार देखिएगा। मेंसुरेशन का 2D पार्ट खत्म होगा, और फिर आगे हम 3D पार्ट में चलेंगे, जैसे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला है, उसको खत्म कर देंगे। और इस तरह से आसानी से 5-6 क्लास में अच्छा से पूरे मेंसुरेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज बेसिक चीज़ मैंने इसलिए बताया ताकि आपके अंदर अगर आपको गणित नहीं आता है तो एक इच्छा आ जाए कि भैया हम सीख सकते हैं, हमें समझ में आ रहा है, और बिल्कुल समझ में आएगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ, अगर नए व्यूअर हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये कल ही वीडियो मिलेगा, डेली वीडियो मिलेगा लगातार, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।